ये सोचा और तब मैंने बस एलन का नाम ही सुना था, तो मैंने एलन ज्वाइन किया। डेफिनेटली स्टार्टिंग में टारगेट नहीं था कि टॉप करना है, बस इतना सोचा था कि कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, सिलेक्शन कम से कम हो जाए, और ये टारगेट लेके मैं कोटा में आया था। कभी एम्स दिल्ली का सोचा भी नहीं था, पर उस पॉइंट पे तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो एम्स और जिपमर के जो एग्जाम्स अलग होते हैं, ये भी उतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं आया, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, डेफिनेटली मार्क्स जैसे जैसे इम्प्रूव होते गए तो अपने टारगेट्स, अपने एक्सपेक्टेशंस खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्क्स की, रैंक की, वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए और फिर ऐसा हुआ। तो स्टार्टिंग से मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मैं फिजिक्स को कम टाइम देता था, और जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा टाइम देता था। बायो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा याद करना पड़ता था, तो इसी रीजन से मैं बायो को सबसे ज्यादा टाइम देता था। और मैं सबको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नीट में अगर आप दो सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते थे बायो के साथ, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट जैसे जैसे कट ऑफ हाई होते जा रहा है तो डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट्स की एम्फेसिस और बढ़ गई है, तो डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस कीजिए और वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दीजिए। सो डेफिनेटली एनसीईआरटी से अब मैक्सिमम पेपर आ रहा है। 80% जो मटेरियल, मतलब जो कंटेंट होता है एग्जाम्स का, नीट या जेईई जो भी है, वो एनसीईआरटी से होता है। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी को हमेशा मेन एम्फेसिस पे रखना है, बट कोचिंग मॉड्यूल्स को हम यूज कर सकते हैं उस चीज को और समझने के लिए। मैं भी ऐसे ही करता था, और एनसीईआरटी में कई चीज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई है, उन चीजों को आप समझने के लिए डेफिनेटली कोचिंग मटेरियल्स का यूज कीजिए। सो डेफिनेटली करंट सिलेबस को तो मैं क्लास के अकॉर्डिंग ही मैनेज करता था, और हमारे टेस्ट से पहले हमें एक दिन मोस्टली छुट्टी मिलती थी, और वो हॉलीडे के दिन जो है मैं जो बैक पोर्शन को रिवाइज करता था, और कहीं ना कहीं कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़ता था बैक पोर्शन रिवाइज करने के लिए, बट वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और हमेशा मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था, और एलएन के जो टेस्ट भी थे वो ऐसे डिजाइन किए गए थे ताकि हम हर चीज को बार बार रिवाइज कर पाए, और ऐसा कुछ ना हो कि हम भूल जाए अपने बैक पोर्शन। डेफिनेटली स्टार्टिंग में होता तो था, बट इसका एक सॉल्यूशन है। आप कहीं ना कहीं टेस्ट के कुछ टाइम पहले तक, यानी अराउंड 3 to 4 आवर्स पहले आप कुछ मत पढ़िए, अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखें। और कहीं ना कहीं ये नीट पे भी होता है, आपको 3 आवर्स पहले एंट्री मिल जाती है, तो आपको वही बैठना होता है। स्टार्टिंग में मैं ये सोचता था कि जब फाइनल एग्जाम के टाइम, नीट के टाइम मुझे 3 आवर्स बैठना पड़ेगा तो शायद मैं और कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेफिनेटली हमारे लिए पॉजिटिव ही है, और कभी आप एग्जाम से ठीक पहले कुछ पढ़ना मत, उससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, आपको और डर लगेगा, आप माइंड को शांत रखना। तो 3 आवर्स का जो टेस्ट है उसके बाद डेफिनेटली आपको 1 और घंटा टेस्ट के एनालिसिस में देना चाहिए। जो भी आपके वीक पॉइंट्स या जो भी वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स भी होते थे, इसका वैसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बहुत सारे टेस्ट देते जाएं और अपना कंसंट्रेशन को मतलब मेंटेन करने की कोशिश करें आपके नोट्स में वगैरह में, और आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगली बार आपसे वो गलती ना हो। कभी मार्क्स या रैंक पे ध्यान नहीं दिया, मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया है, और कभी भी मैं हमेशा अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था। मॉक टेस्ट के मार्क्स को मैं कभी कंसिडर नहीं करता था हमेशा, लेकिन ये टारगेट था कि जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, बट उनको मैं जनरली डिमोटिवेट में उससे कभी नहीं होता। एक अंतिम बात है, फाइनल एग्जाम्स के पिछले वाले दिन मैं मम्मी के साथ डिस्कस कर रहा था कि कैसे पेपर में काम रहना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को जब भी लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता था तो मैं मम्मी से बात करता था, और उससे कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स फील होता था और मोटिवेटेड फील होता था। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे काम रहना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले कैसा क्या सही रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसके लिए क्या सोचना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं ज्यादातर चीजें शेयर करता हूँ अपनी मम्मी से, और जो भी स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई होती है वो भी मैं शेयर करता हूँ अपनी मम्मी से। डेफिनेटली आपको आपके पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करनी चाहिए चीजें, तो इससे क्या है कि एक तो उनके इनपुट से भी आपको काम आएगा, और डेफिनेटली आपका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम होगा। कभी फिक्स नहीं थे, जब जैसा टाइम मिलता था वैसा ही पढ़ाई करता था मैं,
डेफिनेटली जब स्कूल करिकुलम और कोचिंग के अलावा 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आवर्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक आवर में कितना पढ़ पा रहे हो, कितना अपना 100% दे पा रहे हो। हमेशा जब आप पढ़ाई करते हो तो उस पर ही फोकस कीजिए, किसी और चीज पे नहीं। टीचर्स होते थे वो मॉड्यूल से पढ़ाते थे और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया करते थे। तो स्टार्टिंग में तो मैं मॉड्यूल भी पढ़ा करता था, बट लास्ट में जैसे टाइम कम होता गया तो मॉड्यूल्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने एनसीईआरटी में साइड में लिख लिए थे और उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाई करता। बायो में तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जैसा कि मैंने बोला एनसीईआरटी के ही साइड पे जो स्पेस होती थी उस पर मैं लिखा करता था। और हाँ, केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस वगैरह वो सब मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाए थे। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थोड़े से अलग हो या जो थोड़े बाहर से हो एनसीईआरटी से, उन चीजों को मैंने अलग से नोट किया था। और इसके अलावा सब चीजों को शॉर्ट करके उस नोट्स में बनाया करता था। नहीं, बाहर के माहौल से उतना ज्यादा कनेक्टेड तो नहीं था, बट डेफिनेटली मंथ में एक बार जब माइनर टेस्ट कराते थे तो बाहर घूमने जाया करता था 1-2 घंटे के लिए बस। व्हाट्सएप पे लगाकर डीपी चेंज करते थे, फोटो चेंज करते थे, कुछ करते थे क्या? 2 साल में फेसबुक इंस्टा पे नहीं था, बट व्हाट्सएप पे था मैं, जिसपे मैं डीपी चेंज तो नहीं करता था, बट हमारे टीचर्स से कनेक्टेड था। कोई भी डाउट्स होते थे तो मैं टीचर्स को व्हाट्सएप किया करता था ताकि मैं इजीली उनसे रिस्पॉन्स और उनका डाउट सॉल्व हो जाए। आप किसी भी फील्ड पे हो, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई ही हो चाहिए या नहीं हो, आप किसी भी फील्ड को आप हमेशा अपना 100% देना। और नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर आप स्पोर्ट्स पे भी हो तो आप डेफिनेटली उन स्पोर्ट्स को और अच्छे तरीके से जान सकते हो और अपने जो टेक्निक्स है उन चीज को सीख सकते हो। तो डेफिनेटली नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज हमेशा गेन करनी चाहिए और आप किसी भी चीज को हमेशा अपना 100% देना। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली आप अपने हिसाब से पढ़ाई किया कीजिए। मैं लोड के हिसाब से पढ़ता था, जब लोड काफी हाई होता था तो डेफिनेटली ज्यादा आवर्स पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं जनरली 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी में मैनेज कर लेता था। कि बच्चे को हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को देख के नर्वस नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए और आप हार्ड वर्क करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो अपने मन में और आगे बढ़ते जाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सक्सेस is when it's your signature turned into autograph, जो आज मेरी बेटा ने करके दिखाया शोएब आफ्ताब ने। थैंक यू शोएब, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सन शोएब आफ्ताब। जो आप लोगों को भी होना चाहिए, एक माँ को जो खुशी मिली है, आप लोग भी हिम्मत रखिए, आपको भी वो मिल जाएगी। 2 साल से मैं घर छोड़ के आई थी, 2018 में मैं कोटा में आई थी बच्चों की बहुत उम्मीद के साथ। उस उम्मीद आज कामयाबी बन गई। आपके सिग्नेचर ऐसे जो आम सिग्नेचर को उसको घुमा के ऑटोग्राफ में बदल देती है, वही आपकी सक्सेस है। और इस सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक माँ के लिए। और एक माँ के अपने हौसला होने चाहिए। लेडीज के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, सारी चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को भी फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड की जैसा आप उसके डिस्कशन कीजिए बच्चों के साथ। ऐसे नहीं कि उसके पेरेंट जैसा रेस्पेक्ट होना चाहिए खाली, ऐसे नहीं, मतलब बच्चों के साथ फ्रेंड होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चे के क्या खाने पीने का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे पढ़ाई की क्या प्रॉब्लम है, ये भी डिस्कस करना चाहिए हर रोज। और बच्चे जो क्लास ज्वाइन करते हैं, जब एडमिशन होते हैं उसके बाद वो जब क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली क्लासेस क्या हो रहे हैं उसके एटलीस्ट आप जितने भी पढ़े लिखे हो या ना हो उसके साथ डिस्कस होना चाहिए कि क्या बेटा पढ़ाई किए हो, आज पढ़ाई ठीक से किए हो,
और डाउट होना है तो एलन फैकल्टी उसके लिए बैठे हुए हैं। उसके डाउट क्लियर करने के लिए उसके अलग क्लासेस भी लगती है, वो आप जाके क्लियर कर सकते हो। और उसमें बच्चे को भी हिम्मत देना है कि बच्चे जो भी डाउट है उसको जाके क्लियर कर लेना नेक्स्ट क्लास में, ऐसे बोलना चाहिए। और आगे खाने की दिक्कत तो है ही है, क्योंकि कोटा में मेन प्रॉब्लम खाने की होती है। बहुत सारे कश्मीरी बच्चे वहाँ पे भी रहते हैं, तो मेरे बिल्डिंग में भी 2 रहते थे। उसके ये HMT से वो फैजान बानी और गुलमर्ग से वो तालिब आमीन था, तो मेरे पास वो आता था, उसकी भी मैं पूछती थी कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन लोग भी यही खाने का प्रॉब्लम बताते थे। हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को, कि खास करके उन लोगों का जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। और खाने पीने का तो खास करके होते ही थे, क्योंकि वहाँ रोटी खाते हैं, वहाँ चावल नहीं चलती है। पर हम लोग का भी तो रोटी नहीं चलती, तो इसलिए मैं बच्चों के साथ रह गई थी कि मेरे बच्चे हेल्दी रहे, तभी आगे पढ़ाई पे फोकस भी कर सकेंगे और उसके गोल पे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए मैं उसके साथ रहती थी। तो वो आज अल्लाह ताला ने कामयाब किया हमको, इसलिए थैंक यू। सारे आदमी का भी दुआएं हैं, मतलब इस भारतवासी का भी दुआएं हैं मेरे साथ, इसीलिए मेरे पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं हो पाती। अल्लाह ताला तो खास करके रहमत देते ही है, तो लेकिन उसके सारे दुआएं को भी जरूरी होती है। आप लोग की दुआएं मेरे साथ है, इसीलिए आज पॉसिबल हुआ। और आप लोग भी ऐसे हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप लोग को भी